वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फ्रेज क्लॉज का बेसिक। अब वो था लेक्चर नंबर 1। ये है लेक्चर नंबर 2, पार्ट नंबर 2, वीडियो का पार्ट नंबर 2। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट 1 था, फ्रेज क्लॉज पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था, दिस इज़ अ प्लास्टिक पेन। दूसरा सेंटेंस था, दिस पेन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। और तीसरा सेंटेंस था, दिस इज़ अ पेन विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, उसी को आगे अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था, पिछला लेक्चर ख़त्म हुआ था, दिस इज़ अ पेन विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो दिस से लेकर के प्लास्टिक तक एक पूरा सेंटेंस है। उस बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट है दिस इज़ अ पेन, राइट। तो दिस इज़ अ पेन में अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है। तो एक बड़े से सेंटेंस का इतना सा पार्ट जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो उसे क्लॉज कहेंगे। एक बड़े से सेंटेंस का इतना सा हिस्सा जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो उसे एक क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ दो बातें होंगी कि जो क्लॉज होगा वो क्लॉज के डेफिनेशन में वीडियो नंबर 1 में देख लीजिएगा। क्लॉज के डेफिनेशन में ये देखा था कि क्लॉज अपने आप में अपना मीनिंग पूरा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर क्लॉज अपना मीनिंग पूरा करे तो उसे हम मेन क्लॉज कहेंगे या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे ये, और अपना मीनिंग पूरा नहीं कर सकता है तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब देखिए, जैसे कि कई बार हमें सेंटेंस पहचानने को आता है कि एक सेंटेंस लिखा रहेगा और हमसे पूछा जाएगा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेंस नहीं स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप ये बताइए कि वो सेंटेंस अपने आप में सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें देखिए कम से कम 2 क्लॉज होंगे, और 2 क्लॉज होंगे तो वो किसी न किसी कनेक्टर से जुड़े होंगे। पर उसमें ख़ास बात यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कि एक तो मेन क्लॉज होगा जो अपने आप में अपना सेंस कंप्लीट करेगा, जो एक दूसरा क्लॉज होगा, ठीक है, वो अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो डेफिनेशन है वो यही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट, अब बात को समझिएगा, दिस इज़ अ पेन कहिए तो इसका जो मीनिंग है प्रैक्टिकल मीनिंग वो, या फिर दिस इज़ अ पेन विच इज़ मेड, सॉरी, दिस इज़ अ प्लास्टिक पेन कहिए, या फिर आप ये कहिए दिस इज़ अ पेन विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज इनमें डिफरेंस है। स्ट्रक्चर वाइज ये सिर्फ एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, पर इसके अंदर 2 क्लॉज है, इसके अंदर कोई अलग से क्लॉज नहीं है, और उस 2 क्लॉज में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है स्ट्रक्चर वाइज, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक कलम है और ये प्लास्टिक की बनी है। जैसे थर्ड सेंटेंस यहाँ लिखा गया है कि दिस इज़ अ पेन एंड इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ये एक कलम है और ये प्लास्टिक की बनी है। आइए देखते हैं, दिस से लेकर के दिस इज़ अ पेन एंड इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस लिखा गया है। ओके, अब इस सेंटेंस में दिस इज़ अ पेन एक फाइनाइट वर्ब यहाँ है, और दिस इज़ अ पेन ये पूरा का पूरा क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ओके, किसका, इस बड़े से सेंटेंस का। ऑलराइट, तो ये भी क्या है, एक क्लॉज है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी क्या है, एक क्लॉज है, क्योंकि एक बड़े से सेंटेंस का एक ये हिस्सा है। यहाँ तक समझ में आया। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज हो और दोनों क्लॉज इक्वल रैंक के। इक्वल रैंक का क्या मतलब, जैसे आपने ये देखा दिस इज़ अ पेन, ये अपने आप में अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है, लेकिन विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का बना है, क्या ये अपना सेंस कंप्लीट कर रहा है, अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है। और जब क्लॉज सेंस नहीं कंप्लीट करेगा तो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि ये क्लॉज अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस क्लॉज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जो ये सेंटेंस है आपका, दिस इज़ अ पेन एंड इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, इसको समझिएगा। दिस इज़ अ पेन एक क्लॉज है, ये अपना मीनिंग पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा,
मीनिंग पूरा कर रहा है, ठीक है। तो जब मीनिंग पूरा कर रहा है तो हमको लग रहा है कि मेन क्लॉज होना चाहिए। आगे सेकेंड पार्ट में देखते हैं, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना है और ये एक प्रोनाउन है तो नाउन का सेंस रेफर कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये भी अपने आप में सेंस पूरा कर रहा है, ये अपना सेंस पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं है तो हमें लग रहा है कि, तो डिपेंडेंट अगर ये नहीं है तो हमें लग रहा है कि मेन क्लॉज होना चाहिए, और ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमें लग रहा है कि मेन क्लॉज होना चाहिए। ऐसे तो लग रहा है कि मेन क्लॉज ही होना चाहिए, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में मेन क्लॉज तभी आएगा, सेंटेंस में मेन क्लॉज तब आएगा जब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। यूँ समझ लीजिए कि सेंटेंस में अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो मेन क्लॉज ज़रूर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि ये क्लॉज है तो किसी सेंटेंस का पार्ट है, और सेंटेंस का पार्ट है तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग तो कंप्लीट होगा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो किसी भी सेंटेंस में अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो मेन क्लॉज ज़रूर है, या फिर वाइस वर्सा, अगर किसी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ज़रूर होगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज सबऑर्डिनेट नहीं होंगे या दोनों ही क्लॉज मेन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि ये क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है, ये भी क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो इसको भी मेन होना चाहिए, इसको भी मेन होना चाहिए। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा किसी सेंटेंस में दो मेन क्लॉज नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है किसी परिस्थिति में कि दोनों ही क्लॉज कैसे हैं, मेन क्लॉज हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब कोई भी क्लॉज किसी दूसरे पे डिपेंडेंट या आश्रित नहीं है। जब डिपेंडेंट या आश्रित नहीं है किसी पर तो दोनों इक्वल रैंक के होंगे, बराबर के रैंक के होंगे, और जब बराबर के रैंक के होंगे तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, बराबर के लिए कोऑर्डिनेट। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज मिले और दोनों ही क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट हों तो उन दोनों को हम मेन क्लॉज ना कह करके दोनों को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इक्वल रैंक का, तो दूसरा क्लॉज भी कोऑर्डिनेट ही होगा। किसी कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज नहीं आएगा। अगर वो मल्टीपल सेंटेंस नहीं है तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है, आगे देखेंगे बाद में। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हों और दोनों ही क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज हों, यानी कि दोनों क्लॉज इक्वल रैंक के हों, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हो, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। अब एक बात समझिएगा, दिस इज अ पेन, अगर अलग से मैं कहीं लिखूं दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज अ पेन, तो ये अपने आप में पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। पर यही चीज़ सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है तो किसी बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पर दिस इज़ अ पेन को हम अलग से एक सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस एंड इट कंसिस्ट वन फाइनाइट वर्ब, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्लॉज जो होता है हमेशा एक सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा गया है दिस इज़ अ पेन, अपने आप में एक क्लॉज है क्योंकि एक बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट है। इसी को निकाल के बाहर अलग से लिख देंगे तो ये इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप में अकेला लिखा गया, इसलिए पूरा का पूरा क्या होगा, सेंटेंस होगा। ये बात समझ में आई? तो देखिए, स्ट्रक्चर वाइज जो है हमारे पास सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आगे चल के जब हम लोग स्टडी करेंगे क्लॉजेस की डिटेल में, इसके बाद करना ही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर दो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उनको जोड़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यूँ कह लें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन आएगा, उस कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी में देखिए सिंथेसिस क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। बात समझिएगा, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव से पैसिव, जो सेंटेंस दिया गया एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और भी तमाम तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि सेंटेंस का जो ओवरऑल सेंस है वो नहीं बदलता,
सेंटेंस का फॉर्मेट बदल जाएगा, सेंटेंस का फॉर्म बदल जाएगा या सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यानी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं पर उस सेंटेंस का सेंस, ओवरऑल जो सेंस होता है, जो बेसिक सेंस होता है, वो बिल्कुल बदलता नहीं है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात को समझिए। जैसे यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा गया है, क्या प्रैक्टिकली तीनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस है? चाहे आप ये कह लें कि दिस इज़ अ प्लास्टिक पेन, ये प्लास्टिक की पेन है, या आप ये कह लें कि दिस इज़ अ पेन विच इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, ये एक कलम है जो प्लास्टिक की बनी है, जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है। आगे, दिस इज़ अ पेन एंड इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, यह एक कलम है और ये प्लास्टिक की बनी है, इसका भी मीनिंग वैसा ही है जिसका जैसा पहले वाले का है और जैसा सेकेंड वाले का है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंसेस का सेंस तो एक ही जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग अलग है। ठीक है, तो फिर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स और कौन सा सिंपल? तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम कैसे पहचानेंगे? ये हम पहले लेक्चर में भी आपको बताए थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए इस पे मत जाइएगा कि हु है, विच है, दैट है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है पर हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो रिलेटिव क्लॉज पढ़ेंगे, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के तहत रिलेटिव क्लॉज पढ़ेंगे। फिर रिलेटिव क्लॉज में हम देखेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है या नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ओके। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उसके सेंस को आप पता करिए कि भाव के अनुसार ये अपने आप में भाव पूरा, सेंस पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में अपना सेंस पूरा ना करे वो हर हालत में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में भाव पूरा करे, एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में भाव पूरा करे, वो मेन क्लॉज भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। तो उसे हम कब कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और कब हम मेन क्लॉज कहेंगे। ठीक, अगर वो क्लॉज अपने आप में अपना मीनिंग पूरा कर रहा है और दूसरा क्लॉज मीनिंग पूरा नहीं कर रहा है तो दूसरा क्लॉज कैसा होगा? सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जब भी आएगा तो मेन क्लॉज आएगा, कभी कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑफ द इक्वल रैंक, बराबर के रैंक के। ठीक है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा। तो किसी सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता किसी सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस नहीं है तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो कहने का मतलब ये था, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जो मीनिंग थर्ड सेंटेंस का वही मीनिंग फर्स्ट सेंटेंस का है, जो मीनिंग सेकेंड सेंटेंस का वही मीनिंग फर्स्ट सेंटेंस का है, जो मीनिंग फर्स्ट सेंटेंस का वही मीनिंग इन दोनों का है। तो मीनिंग वाइज तीनों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रक्चर वाइज तीनों डिफरेंट हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के आईएएस मेंस एग्ज़ाम में और असिस्टेंट कमांडेंट CAPF के एग्ज़ाम में, TGT PGT के एग्ज़ाम में आपको आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। हो सकता है आपको एक कंपाउंड सेंटेंस दे दिया जाए और कहे कि उसको सिंपल सेंटेंस में लिखे। हो सकता है कि एक सिंपल सेंटेंस आपको दे दिया जाए, कहे कि कंपाउंड में लिखो। हो सकता है कि एक कंपाउंड सेंटेंस दे दे और आपको कहे कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दे और आपसे कहे कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ सिंपल वन, या रीराइट द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में और भी चीज़ें आती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्ट्रक्चर भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी हम कर देते हैं। ठीक है, या फिर डिग्री भी चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव को ट्रांसफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के ही पार्ट है। अब आई बात सिंथेसिस की। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। खैर, बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे देखा, डिटेल स्टडी किया क्लॉजेज़ का। तो फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये हम लोगों को डेफिनेशन वाइज एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखें टोटल क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लॉज कितने टाइप्स के होंगे? एक होगा मेन क्लॉज, एक होगा सबऑर्डिनेट, और एक होगा कोऑर्डिनेट।
मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। जनरली क्या एग्जैक्टली क्लॉज सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसका ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो दूसरा क्लॉज भी कोऑर्डिनेट होगा, सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो दूसरा क्लॉज मेन क्लॉज होगा, या एक मेन क्लॉज है तो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा। ठीक है, तो हम क्लॉज को देख करके ये पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या फिर सिंपल है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी के आगे थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे सिंथेसिस। व्हाट इज सिंथेसिस? कई बार आपको 2 सेंटेंस अलग अलग दे देगा और कहेगा कि इनको एक सिंपल सेंटेंस में या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप इसको सिंथेसाइज करिए, ट्रांसफॉर्म करिए। ओके, उसको बाद में देखते हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? देखिए, रेन एंड मार्टिन के जो भी क्लॉजेस में चैप्टर हैं उसकी एक्सरसाइज में कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सॉल्व कराऊँ। सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराना पॉसिबल तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बोर्ड पे लिखना पड़ता है, बोर्ड छोटा है और उसमें एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के हैं, 20, 30, 40, 50 क्वेश्चंस तक भी हैं। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ऑलराइट, आगे भी पार्ट 3 फ्रेज क्लॉज का पार्ट 3 वीडियो भी बनेगा। ओके, थैंक यू।